प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का अध्याय 3 भोजन संग्रहण से उत्पादन तक, अर्थात भोजन के संग्रह। शुरुआती जो मानव था वो भोजन को वनों से, पेड़ पौधों से या जंगली पशुओं का शिकार करके अपना भोजन को इकट्ठा करने का कार्य किया करता था। लेकिन बाद में जैसे जैसे वह विकसित होता गया उसने कृषि करना आरंभ कर दिया, तो इसलिए अब वह अपने भोजन के लिए उसे स्थान स्थान पर घूमने की आवश्यकता नहीं थी। अब वह अपना भोजन का उत्पादन अर्थात उगाना, उसने अपना भोजन खुद पैदा करना शुरू कर दिया। इसी के विषय में हम इस लेसन में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले बसने की प्रक्रिया। बसने की प्रक्रिया कहते हैं जब मनुष्य ने कृषि करना आरंभ कर दिया, तो उस खेती अपनी फसलों की देखभाल के लिए उसने एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया। जानवरों की देखभाल, कृषि करने के लिए जानवरों की या पशुओं की आवश्यकता थी, इसलिए उसने पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया और उसने एक स्थान पर टिक कर रहना शुरू कर दिया। इसी प्रक्रिया को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। पुस्तक के अनुसार बसने की प्रक्रिया लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को ही बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2, खेती और पशुपालन की शुरुआत। लगभग 12,000 साल पहले मनुष्य ने खेती करना और पशुओं को पालने की शुरुआत की, जो आज भी मनुष्य करता है। नंबर 3, पालतू जानवर। मनुष्य ने किन जानवरों को पालतू बनाया? मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। उसके पश्चात उसने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भेड़, बकरी को पालतू बनाया। बाद के समय में उसने भैंस, बैल और गाय इत्यादि पशुओं को भी पालतू बनाया। नंबर 4, गर्तवास। गर्तवास क्या होता है? गर्त शब्द का अर्थ होता है गड्ढा। ज़मीन के नीचे गड्ढे खोदकर उसने बनाए गए मकान, इस तरह के मकानों को या घरों को गर्तवास कहा जाता है। गर्तवास ज़मीन के नीचे गड्ढा खोद कर उसने बनाए गए मकान। इस प्रकार के गर्तवास कश्मीर के बुर्जों में मिले हैं। नंबर 5, मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक स्थान है जो आधुनिक पाकिस्तान से ईरान जो रास्ता जाता है, उस रास्ते के बीच में मेहरगढ़ नाम का एक स्थान आता है। तो मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान से ईरान जाने वाले एक प्रसिद्ध आवासीय प्रस्थल है, पुराना स्थान है। यहाँ पर चकोर और आयताकार घरों के अवशेष, मतलब टूटे फूटे खंडर मिले हैं। नंबर 6, शवों का अंतिम संस्कार, अर्थात मृत्यु। पुराने समय में, प्राचीन काल में जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी तो उसको शवों को क्या किया जाता था? उसके शवों को ज़मीन में दफनाया जाता था। शवों के खाने पीने की अनेक चीज़ें भी उन्हीं के साथ रखी जाती थी, क्योंकि लोगों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन रहता है। पॉइंट नंबर 7, बर्तन। आरंभिक मानव ने मिट्टी और पत्थर के बर्तन बनाए। सबसे पहले इन बर्तनों का प्रयोग अन्न भंडारण के लिए किया जाता था। बर्तनों का प्रयोग हम जानते हैं, अभी खाने पीने, अपना भोजन करने के लिए हम बर्तनों का या अन्न को रखने के लिए बर्तनों का प्रयोग करते हैं। 8, दाओजली होर्डिंग। यह प्रस्थल ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में म्यांमार जाने वाले रास्ते पर स्थित एक प्रसिद्ध पुरावशेष है। पुरावशेष में पुरानी वस्तुएं पाई जाती हैं। यहाँ पर खरल, मूसल जैसे अनेक पुरानी वस्तुएं या पुरानी वस्तुओं के अवशेष या टुकड़े मिले हैं। नंबर 9, चाताल हयूक। चाताल हयूक एक पुराना स्थान है। यहाँ पर भी लोगों के रहने के प्रमाण पाए गए हैं। यह जो पुरास्थल है, यह तुर्की का एक प्रसिद्ध पुरावशेष या पुराना स्थान है। इस स्थान पर चकमक पत्थर, सीपियाँ, कोड़ियों के अनेक पुराने टूटे टुकड़े मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा अभ्यास का प्रश्न नंबर 1, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? जैसे कि हमने पहले बताया है, वे मनुष्य ने अब अपना भोजन इकट्ठा नहीं करता था, बल्कि अब वो अपना भोजन खुद उगाता था। उगाने के लिए उससे खेती बाड़ी करना सीख लिया और खेती बाड़ी फसलों की देखभाल करने के लिए उसे अब एक स्थान पर रुकना जरूरी था। तो इस पर उत्तर में हम पढ़ेंगे, जब लोग खेती करने लगे तो उन्हें अपनी खेती की देखभाल करने के लिए एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसल पकने तक बहुत लंबा समय लग जाता था। एक बार फिर, बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक लंबा समय लग जाता था। इस अवधि के दौरान पौधों की सिंचाई करना, खरपतवार हटाना, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम करने होते थे। इसीलिए मनुष्य को एक स्थान पर लंबे समय तक रहना
पड़ता था। एक बार फिर बताते हैं आपको, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। जब लोग खेती करने लगे तो उन्हें अपनी फसलों की खेती की देखभाल करने के लिए एक स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक लंबा समय लग जाता था। इस अवधि के दौरान पौधों की सिंचाई करना, खरपतवार हटाना, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करना जैसे बहुत सारे काम करने होते थे। आगे है प्रश्न नंबर 3, पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते थे कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। जैसे कि मैंने पहले बताया, जो आदि मानव था, शुरुआती मानव था, वो अपना जो भोजन है वो शिकार करके ही प्राप्त करता था। तो इसलिए उसके जो पहले के लोग थे वो शिकारी थे और बाद में जो उनकी पीढ़ियाँ आई उन्होंने अपना भोजन उगाना शुरू कर दिया और पशुओं को पालना शुरू कर दिया। तो इस उत्तर से हम उत्तर देखते हैं हम। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में ईरान जाने वाले बोलन दर्रे के पास स्थित एक हरा भरा समतल स्थान है। इस स्थान पर खुदाई की गई। खुदाई के पहले के सत्रों में हिरण और सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां मिली हैं, जो इस बात यहाँ के लोगों का, जो हमें यह बताती है कि यहाँ के जो लोग थे वो शिकारी होने का प्रमाण देती हैं। लेकिन खुदाई के बाद के स्तरों में भेड़, बकरी तथा अन्य घरेलू मवेशी जो घर में पशुपालन को मवेशी कहा जाता है कि हड्डियाँ ज़्यादा मिली हैं, जो हमें इस बात का संकेत देती है कि बाद के वर्षों में मेहरगढ़ के लोगों के लिए पशुपालन का व्यवसाय अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। एक बार फिर कहते हैं आपको, मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में ईरान जाने वाले बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल मैदान था। इस स्थान पर खुदाई के सबसे पहले के स्तरों में हिरण, सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां मिली हैं, जो यहाँ के लोगों के शिकारी होने का प्रमाण देती हैं। लेकिन खुदाई के बाद के स्तरों में भेड़, बकरियाँ तथा अन्य घरेलू मवेशियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली हैं, जो इस बात का संकेत देती हैं कि बाद के वर्षों में मेहरगढ़ के लोगों के लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया था। आगे है प्रश्न नंबर 5। इसमें हम पढ़ेंगे, कृषकों पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्राहक के जीवन से कितना भिन्न या अलग था। 3 अंतर बताइए। कृषक होते हैं जो किसान जो खेती बाड़ी करते हैं और पशुओं को पालते हैं, और आखेटक वे व्यक्ति थे पुराने समय में जो शिकार, आखेट शब्द का मतलब शिकार करना, शिकार करके खाने पीने का वस्तुओं इकट्ठा करने वाले व्यक्तियों को आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता है। तो अब हमें किसानों और आखेटक खाद्य संग्राहक के जीवन में अंतर बताने हैं। उत्तर, कृषकों पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्राहकों के जीवन से भिन्न था, जिसके 3 अंतर निम्नलिखित है। नंबर 1, कृषकों पशुपालकों ने एक स्थान पर टिक कर रहना शुरू कर दिया, जबकि आखेटक खाद्य संग्राहक मतलब शिकार करके खाना भोजन इकट्ठा करने वाले एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, क्योंकि वे जिन पशुओं का शिकार करते थे वे एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते थे, वे एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाते थे। इसलिए मनुष्य को भी उनका शिकार करने के लिए उनके पीछे जाना पड़ता था। पॉइंट नंबर 2, कृषक पशुपालक अन्न का उत्पादन करते थे। कृषक पशुपालक अन्न या अनाज उगाते थे, जबकि आखेटक खाद्य संग्राहक जंगली जानवरों को मारकर या फल फूल एकत्रित करके अपने भोजन की व्यवस्था करते थे। पॉइंट नंबर 3, कृषक पशुपालक अन्न का भंडारण करते थे, जबकि आखेटक खाद्य संग्राहक अन्न का भंडारण नहीं करते थे। एक बार फिर बताते हैं आपको इस विषय में। कृषकों और पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्राहकों के जीवन से भिन्न था, जिसके 3 अंतर निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कृषकों पशुपालकों ने एक स्थान पर टिक कर रहना शुरू कर दिया था, जबकि आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। नंबर 2, कृषक पशुपालक अन्न का उत्पादन करते थे, जबकि आखेटक खाद्य संग्राहक जंगली जानवरों को मारकर या फल फूल एकत्रित करके अपने भोजन की व्यवस्था करते थे। नंबर 3, कृषक पशुपालक अन्न का भंडारण करते थे, जबकि आखेटक खाद्य संग्राहक अन्न का भंडारण नहीं करते थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा लघुत्तरात्मक प्रश्न नंबर 2, आरंभिक मानव किस प्रकार से कृषक या किसान बन गया होगा, अर्थात मनुष्य ने खेती करना कैसे सीखा।
इस प्रश्न में हम पढ़ेंगे कि मनुष्य ने खेती बाड़ी करना या किसान कैसे बन गया होगा। सब जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है कि जो आरंभिक मनुष्य था वो शिकार करके अपने खाने पीने की वस्तुएं इकट्ठा करता था, लेकिन बाद में उसने कुछ परिवर्तनों को होते हुए देखा। अपने आसपास के कुछ पौधों को उगते हुए और उनसे बीजों को पकते हुए देखा। जैसे कि हम प्रश्न पढ़ेंगे, देखिए, आरंभिक मानव का ध्यान कुछ बातों की ओर गया होगा जिसके कारण कृषक बन गया होगा। जैसे खाने योग्य वनस्पति कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, अर्थात खाने योग्य पौधे। बीज अपने डंठल वह भाग होता है जहाँ से कोई पौधे से जो अनाज की बालियाँ हैं, जो जिस भाग से पौधे से जुड़ी होती है उस भाग को हम डंठल कहते हैं। बीज अपने डंठल से किस प्रकार टूट कर गिरते हैं। गिरे बीजों का अंकुरण होता है, मतलब बीज से कैसे नया पौधा उगता है, कैसे होता है, उनसे पौधे कैसे निकलते हैं आदि। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी। चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे उचित रूप से बढ़ सकें, उनके बीज पक सकें। इस प्रकार धीरे धीरे वह मनुष्य किसान बन गया होगा। एक बार फिर बताते हैं आपको, आरंभिक मानव का ध्यान कुछ बातों की ओर गया होगा जिसके कारण वह किसान बन गया होगा। जैसे खाने योग्य वनस्पति कहाँ कहाँ मिल सकती है। बीज अपने डंठल से किस प्रकार टूटकर गिर जाते हैं। गिरे बीज कैसे अंकुरित या अंकुरण होता है, उनसे पौधे कैसे निकलते हैं। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी। चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे उचित रूप से बढ़ सकें, उनके बीज पक सकें। इस प्रकार धीरे धीरे मनुष्य है, वो आरंभिक मानव है, वो किसान बन गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा नंबर 4, भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है। भाई मनुष्य को भोजन जैसे मांस के रूप में दूध या मांस के अतिरिक्त हमें वो कौन सी चीज़ें मिलती है, और भी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि नंबर 1, जानवरों की खाल से चमड़ा बनाया जाता है और चमड़े से अनेक वस्तुएं जैसे जूते और भाई आपके पहनने योग्य और भी कई चीज़ें, बेल्ट वगैरह या अन्य कई वस्तुएं हैं जो चमड़े, पर्स आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं। नंबर 2, जानवरों से हमें ऊन प्राप्त होती है, जो ऊन से गर्म वस्त्र बनाए जाते हैं जो हमें ठंड से बचाते हैं। नंबर 3, जानवरों के सींग और हड्डियों का प्रयोग औषधियाँ, आभूषण और औजार बनाने के लिए भी किया जाता है। जानवरों के गोबर से पौष्टिक खाद प्राप्त होती है जो फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसको एक बार बता दें, भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है। जानवरों के खाल से चमड़ा बनाया जाता है, जानवरों से हमें ऊन प्राप्त होती है, जानवरों के सींग और हड्डियों का प्रयोग औषधियों और आभूषण और औजार बनाने के लिए किया जाता है। जानवरों के गोबर से पौष्टिक खाद प्राप्त होती है। नंबर 5, आज जानवरों का प्रयोग किन किन कामों के लिए किस लिए किया जाता है। आज जानवरों का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। नंबर 1, गाड़ी खींचने के लिए, सर्कस इत्यादि में मनोरंजन के साधन के रूप में, दूध और मांस प्राप्त करने के लिए, परिवहन के साधन के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किया जाता है। आज जानवरों का प्रयोग किस लिए किया जाता है भाई, आज जानवरों का प्रयोग गाड़ी खींचने के लिए किया जाता है, सर्कस इत्यादि में मनोरंजन के साधन के रूप में किया जाता है, दूध और मांस प्राप्त करने के लिए किया जाता है, और परिवहन के साधन वे साधन होते हैं जिनसे हम यात्राएं करते हैं, जैसे घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी इत्यादि परिवहन के साधन के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए भी करते हैं। प्रश्न नंबर 6, बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक किसान कौन कौन से कार्य करते हैं। नंबर 1, पौधों की सिंचाई करना, फसलों से खरपतवार हटाना, जानवरों और चिड़ियों से फसलों की रक्षा करना और फसलों की कटाई करना। एक बार फिर बताते हैं, पौधों की सिंचाई करना, फसलों से खरपतवार होते हैं वो पौधे जो फसल के लिए हानिकारक होते हैं, उन पौधों को हम निकाल देते हैं। जानवरों और चिड़ियों से फसलों की रक्षा करना और फसलों की कटाई करना। प्रश्न नंबर 7, अनाज के भंडारण के लिए लोगों ने क्या किया। भाई अनाज का भंडारण, भाई जब अनाज आता है तो उसको हम एक साथ प्रयोग नहीं करते, उसको हम भविष्य में नई फसल उगाने के लिए बीज के तौर पर
और भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, इसलिए उसे लंबे समय तक बचा कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए उस उत्तर में अनाज को भोजन और बीज, अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में ही बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा, ज़मीन में गड्ढे खोद कर भी उन्होंने फसलों को, अपने अनाज को बचा कर रखा। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा और अपने अनाज को बचा। इस प्रकार भाई अब हमारा लेसन नंबर 3 समाप्त होता है।